नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके इतिहास विषय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आधारित परीक्षाओं के लिए की तैयारी को सरल बनाने एवं समझने के लिए मददगार होगा। इसी दिशा में यह पहला वीडियो है। हम इस विषय का अध्ययन प्राचीन भारतीय इतिहास से आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रसंग है प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अगर हम इस प्रसंग की सूची को देखें तो इसे दो प्रकरण में समझा जा सकता है। पहला, भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा, वेज ऑफ डिवाइडिंग द इंडियन पास्ट, और दूसरा, प्राचीन भारतीय इतिहास का सूत्र, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले प्रकरण की ओर, जो है भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा। सबसे पहले हम यह जानने की, या इसी दिशा में हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास एक विषय यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर क्या है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ अनुसंधान, या अंग्रेजी में हम जिसे इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। इतिहास अनिवार्य रूप से एक ऐसी विधा यानी कि डिसिप्लिन है जो अतीत के लोगों के अनुभवों का अनुसंधान करती है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि भारतीय अतीत का काल विभाजन। इतिहासकारों ने भारतीय अतीत को कई कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है। बहुत समय तक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को क्रमशः हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल में बांटा है, परंतु यह काल विभाजन त्रुटिपूर्ण है और कई दृष्टि से इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इन्हीं कारणों से अधिकांश इतिहासकारों ने अब भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश काल में बांटने की अपेक्षा प्राचीन यानी कि एंशिएंट इंडिया, पूर्व मध्यकालीन यानी कि अर्ली मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन यानी कि मिडिवल इंडिया एवं आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न इंडिया के निरपेक्ष विभाजन की प्राथमिकता दी है। यह सभी शब्दावली भारतीय इतिहास को धर्म आधारित लेबल से कहीं दूर हटाकर महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के तरफ ध्यान केंद्रित करता है। वहीं अगर हम काल विभाजन के दूसरे तरीके की तरफ बढ़ें तो इसे तीन तरीके से समझा जा सकता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला, प्राग्ञ इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री, दूसरा आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा हिस्ट्री। चलिए दोस्तों, अब हम इन शब्दों के अर्थों को समझते हैं, और आप चाहें तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्राग्ञ इतिहास भारतीय इतिहास के लेखन कला के आविष्कार के पहले की अवधि को दर्शाता है। मैं फिर से दोहराता हूं, प्राग्ञ इतिहास भारतीय इतिहास के लेखन कला के आविष्कार के पहले की अवधि को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं, भारतीय पाषाण युग एवं वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम सरल भाषा में कहें तो प्राग्ञ इतिहास वह अवधि है जहां हमें लिखित सूत्रों का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आद्य इतिहास का, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री।
यह भारतीय इतिहास के उस अवधि को दर्शाता है जो साक्षर संस्कृति तो थी, किंतु उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा संस्कृति, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास वह अवधि है जहां लिखित सूत्र तो उपलब्ध हैं, पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा वो है हड़प्पा संस्कृति। चलते हैं तीसरे बिंदु की तरफ, यानी कि इतिहास की तरफ, यानी कि हिस्ट्री। भारतीय अतीत का वह हिस्सा जब लेखन काल का उद्भव हुआ और उसके बाद से साक्षर समाजों के अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं उत्तर वैदिक काल से आधुनिक काल, यानी कि लेटर वैदिक से लेके मॉडर्न इंडियन पीरियड तक, यानी कि इतिहास यह वह अवधि है जहां लिखित सूत्र को पढ़ा और समझा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रसंग पर, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का सूत्र, यानी कि सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमारे पास विभिन्न सूत्र हैं। मोटे तौर पर उन्हें दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली श्रेणी में हम समझ सकते हैं पाठ्यात्मक सूत्र एवं पुरातात्विक सूत्र। पाठ्यात्मक सूत्र यानी कि लिटरेरी सोर्सेस और पुरातात्विक सूत्र यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। वहीं दूसरी श्रेणी में हम समझ सकते हैं प्राथमिक सूत्र यानी कि प्राइमरी सोर्स और द्वितीय सूत्र यानी कि सेकेंडरी सोर्स। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इन सभी शब्दों का अर्थ क्या होता है, या क्या होता है पाठ्यात्मक या पुरातात्विक सूत्र और प्राथमिक एवं द्वितीय सूत्र। पाठ्यात्मक सूत्रों के अंतर्गत वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य, महाकाव्य यानी कि एपिक्स, पुराण, संगम साहित्य, प्राचीन जीवनीय यानी कि एंशिएंट बायोग्राफीज, कविता और नाटक शामिल किए जाते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत हम पुरातात्विक अन्वेषणों यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और उत्खनन यानी कि एक्सकवेशन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पुरालेखों यानी कि इंस्क्रिप्शन, मुद्राओं यानी कि कॉइन्स और स्थापत्य पुरातात्विक अवशेष यानी कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर विचार करते हैं। वहीं अगर हम दूसरे वर्गीकरण की तरफ चलें तो इसमें हम दो बिंदुओं में पढ़ सकते हैं, प्राथमिक सूत्र एवं द्वितीय सूत्र। चलिए अब इसे हम समझते हैं कि प्राथमिक सूत्र और द्वितीय सूत्र क्या होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक सूत्र। सभी पुरावशेष, मंदिर से मिले अभिलेख यानी कि आर्टिफैक्ट्स और लिखित दस्तावेजों के रूप में, जैसे तालपत्र यानी कि ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां, इंग्लिश में जिसे हम पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, खंभों, चट्टानों, तांबों की तस्तरी, मृदमांड आदि पर शिलालेखों को प्राथमिक सोर्स कहा जाता है। अगर हम बात करें लिखित प्राथमिक सूत्रों के बारे में, तो यह दो प्रकार के होते हैं। पहला पांडुलिपि या शिलालेख, जिसे अंग्रेजी में हम मैन्युस्क्रिप्ट सोर्सेस या इंस्क्रिप्शन कहते हैं, और दूसरा प्रकाशित सामग्री यानी कि पब्लिश मटेरियल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्वितीय सूत्र के बारे में। तो आप सभी नोट डाउन करें। प्राथमिक सूत्र का उपयोग इतिहासकारों द्वारा लेख, किताबों या लिखित इतिहास के रूप में लिखने के लिए किया जाता है। ऐसे लेखों को हम द्वितीय सूत्र कहते हैं। अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं कि द्वितीय सूत्र क्या होते हैं, इतिहासकार जब प्राथमिक सूत्र का इस्तेमाल करके कोई भी लेख या किताब लिखते हैं
और उन्हें हम जैसे लोग जब पढ़ते हैं या शोधकर्ता जिसे पढ़ते हैं, ऐसे सोर्सेस को द्वितीय स्रोत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम इस लेक्चर को विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम विस्तृत तरीके से पाठ्यात्मक एवं पुरातात्विक सूत्रों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास के लिए धन्यवाद।